NEP 2020 जब आया है, एक नया दरवाज़ा खुला है, बच्चे को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, एम्प्लॉयज़ के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना ही करना है, क्योंकि कब तक आप एक फाइल को एक ही टेबल पर रखोगे। एक्चुअली देयर इज, आई कैन से इट इज़ ए मिथ कि नहीं जी उसने प्राइवेट स्कूल में है, देखा देखी में हम ऐसा कर रहे हैं। जो ही हम स्कूल में वहाँ पहुँचे कोई नहीं था, स्कूल वाज लॉक्ड। तो फिर वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर उस वक्त थे उसने हमारे हाथ में किताबें दी और आज पहली बार मैं टीचर्स को देख रहा हूँ यहाँ पर, एंड उसने हमारा वेलकम किया। समवन हैज राइटली सेड, इन रोम डू एज रोमन्स डू। आदाब, आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। इन पॉडकास्ट में हम कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर के मुतालिक जानकारी हासिल करते हैं और कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से जो दूर दराज इलाके के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एजुकेशन से दूर ना रहे। इन सब की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कश्मीर के टीचर्स से जिन्हें काफ़ी अरसे का तजुर्बा होता है। आज हमारे बीच हैं शेख परवेज़, जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में करीबन 30 साल का तजुर्बा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आवाज़ द वॉइस में आपका खुशामदीद है। शुक्रिया गवाह साहब, मुझे यहाँ पे बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आवाज़ द वॉइस का मशकूर हूँ कि मुझे भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखने का मौका आपने फराहम किया। देखिए परवेज़ साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली आना कैसे हुआ? हाँ सर, एक्चुअली CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल एंड रिसोर्स ट्रेनिंग्स जो है, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उन्होंने एक रेफ्रेशर कोर्स का एहतमाम कराया राजस्थान उदयपुर में, और फॉर्चुनेटली उसमें मेरा नाम भी है, तो डायरेक्टर साहब ने उसका यस किया है और मुझे वहाँ जाना था प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और जब मैं वहाँ से वापस आया, आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू सी दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, दैट इज नन अदर देन यू, हु इज इन फ्रंट ऑफ मी दिस टाइम, मिस्टर गौहर वानी। तो इसको मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में देखा है तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। मुझे लगा कि यस, दिस इज द अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया सर। यही एक अचीवमेंट नहीं, 30 साल का आपका तजुर्बा है, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में होंगे। हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट किया था परवेज़ साहब का, जो IIT दिल्ली में इस वक्त फैकल्टी हैं, शायद आपने उनको भी पढ़ाया है। एग्जैक्टली। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके से आप आते हैं, फॉरफ्लंग एरिया है, 30 साल का आपका तजुर्बा है, क्या कुछ बदला है आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में? आपने एक ऐसी तार को छेड़ा है, बात करना ज़रूरी समझता हूँ। 30 साल का तजुर्बा, आपने जब कहा कि ये कोई मामूली वक्फा नहीं है। एक्चुअली जब मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास किया, व्हेन आई रीच टू द 11th क्लास, तो तब से मैं ये देखते आ रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, उन्हें डर लगता है मैथमेटिक्स का। क्योंकि मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स के साथ बहुत लगाव था। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ, खासतौर मेरे बाप को, जो बाई प्रोफेशन एक टेलर था। तो उसने मुझे उन दिनों मैथमेटिक्स के बारे में, अपना वहाँ पर एक सर हुआ करता था, उसके पास भेजा करते थे, तो मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई, जो 10th के बच्चे थे उन्हें मुझसे मैथमेटिक्स की कोचिंग, मैं नहीं कहूँगा कि गाइडेंस या शेयरिंग, उन्हें अच्छा लगा। तो मैंने तब से शुरू किया, व्हेन आई वाज इन 11th, वहाँ से शुरू किया। सफ़र आगे बढ़ता गया, मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी काम किया और तालीमी सफ़र भी जारी रहा। और 2003 में एक स्कीम आई है, उससे पहले स्कीम थी 2000 में, दैट इज नोन एज द रहबर तालीम स्कीम, या SSA जिसे हम कहते हैं, थ्रू आउट इंडिया SSA। तो आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ रहबर तालीम, दैट टू इज अ थर्ड टीचर in primary school. I am pleased, I am happy to share with you that in throughout India, I can say, especially in Jammu and Kashmir, the minimum qualification to be a teacher was at that time 10+2, and the minimum qualification to be a administrative officer, Kashmir Administrative Services, I can say, whether it is KS or KPS, that was the graduate. Third teacher is the only category in education department जिसकी minimum qualification graduate रखी गई। एंड वी आर एज मेनी एज 10,000 अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जिन्हें एज थर्ड टीचर्स प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए वहाँ रखा गया। तो 2003 से मैंने एज अ रहबर तालीम काम किया 5 साल, और उस स्कीम में ये 5 साल तक हमें स्कूल से रेगुलर तब होना है जब हमें हमारी वहाँ से परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जब उसको वेट किया जाएगा, उसके बाद जब अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक है तो 5 साल के बाद हमें रेगुलर किया जाता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रेगुलराइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। तो वो कंप्लीशन हुआ तो आई एम एज गुड एज ऑनलाइन टीचर। उसके बाद बहुत सारे स्कूलों में भी काम किया है, बच्चों के साथ काम किया, बहुत बदला है तब से लेकर आज तक, बहुत बदला है। तो मतलब आज अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, आप जिस इलाके से आते हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब एग्जैक्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं? यस। और
एक स्टूडेंट का हम जानना चाहेंगे, एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट किस तरह, जो गवर्नमेंट स्कूल में आता है, किस तरह से उसकी परवरिश करता है, किस तरह से क्या कुछ स्कीम है उसके लिए होते हैं? बहुत कुछ बदला है। पहले पहले ऐसा हुआ होता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एफर्ट नहीं करते हैं, रास्ते में किसी कहीं पर कोई परेशानी तो ना है, रोड क्रॉस करना हो, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता था कई इलाकों में। तो एसएससी स्कीम जो है, ये सरकार ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है, दैट इज नॉट द एसएससी स्कीम। और हर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक स्कूल खोला गया और उससे क्या हुआ कि बच्चे को डोर स्टेप्स पे एजुकेशन मिली। तो पहले पहले ऐसा हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में स्मार्ट बोर्ड्स है। मैं अपनी कुपवारा की अगर बात करूंगा, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक वहाँ पे इंक्रीज किया गया है, मैनेज किया गया है। और बच्चों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको अच्छी खासी दिशा दी गई है, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है, बच्चों को जैसे कि खासकर जो बच्चा है स्कॉलरशिप्स भी दिया जाता है, बच्चे को यूनिफॉर्म जो है एवरी ईयर सरकार देती है। बच्चे को ये देखा गया कि बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए पोषण अभियान, या जिसे हम एमडीएम, मिड डे मील स्कीम कहते हैं, हर स्कूल में नर्सरी से लेकर 8th जमात के बच्चों तक सरकार की तरफ से मुफ्त खाना मिलता है। और उसमें उसके लिए एक मेनू बनाया गया हर एक जिले में, जो सीओ साहिबान है या जड़ियो साहिबान, वो देखते हैं, चेक करते हैं ये जो मेनू के हिसाब से बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता है। उसके लिए सरकार पूरी फंडिंग जो है सरकार देती है। और बच्चे को किसी भी सूरत में, एक तो वो तालीम देनी ही देनी है, बुक्स, बच्चों को परेशानी होती है किताबों की, बुक्स भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, और मिड डे मील्स भी अब है। और कहीं कहीं पे बच्चों को अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो सरकार के पास वो भी स्कीम्स हैं, उनको भी वो मिलता है। आपके सोशल मीडिया को हमने बहुत देखा है, तो आप बच्चों और पेरेंट्स के बीच इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्या कुछ मतलब चलता है, किस तरह के प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करते हैं, या सरकार किस तरह की प्रोग्राम्स आपको करने को बोलते हैं? अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो भी प्लानिंग ऊपर से होती है, दैट इज ऑलवेज गुड प्लानिंग। अब इम्प्लीमेंटेशन करनी हमें करनी है, हम किस तरीके से उसको करेंगे, किस तरीके से कामयाब करेंगे। मैं एक सिंपल सा आपके सामने एक शेयर करूंगा कि जो बच्चे हैं इनको क्लासरूम में अट्रैक्ट करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है। ये सिर्फ नहीं है रीडिंग राइटिंग रट्टा मारो फिर ऐसा करो, अब ऐसा नहीं है। NEP 2020 जब आया है, एक नया दरवाजा खुला है, बच्चे को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है। वी आर हैविंग नाउअडेज व्हाट्सएप ग्रुप्स, इट वाज अ ड्रीम इन माय विलेज। कॉल करना, पहले वो अलार्म जिसे हम बोलते हैं 1110 मोबाइल आया करता था, फिर सिग्नल होती थी, फिर खिड़की के ऊपर हम रखते थे, फिर बोलते सिग्नल कब आएगी, दूर से हेलो, इट वाज अ ड्रीम। लेकिन आज ऐसा है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो है, उसके वालिद मोहतरम वो कनेक्टेड है स्कूल के साथ थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने खोले हैं। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। कोविड आया है, बच्चे स्कूल से दूर रहे, तो उस वक्त हमने ऑनलाइन क्लासेस दी है, टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस दी है। तो जो भी कोई परेशानी हुआ करती थी, ऑनलाइन क्लास हम देते थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है स्कूल्स में। लैब, रोबोटिक लैब, मतलब इमेजिन रोबोटिक लैब इन मच्छल, रोबोटिक लैब इन कोपारा, मेनी हायर कंट्रीज रोबोटिक लैब। सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने आगे जाने के लिए, कोई भी रुकावट अब नहीं है। देखिए, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो क्या मतलब व्हाट स्टॉप्स पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल नहीं करते? क्या वहाँ पे टीचर्स की खामियां हैं, या डिपार्टमेंट उस तरह के, मतलब इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी एक पेरेंट डर क्यों जाता है वहाँ अपने बच्चे को एनरोल करने? Actually, yes, this question has revolved. I was expecting this question will be asked, by yourself. Actually, there is, I can say, it is a myth कि नहीं जी उसने प्राइवेट स्कूल में है, देखा देखी में हम ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज नथिंग इज लाइक दैट कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है। लाखों की तादाद में कहूँगा, जब हम एनरोलमेंट ड्राइव करते हैं ना सर, जब एनरोलमेंट ड्राइव हम करते हैं, उस वक्त आप देखिए पेरेंट्स जो है जोक दर जोक गवर्नमेंट स्कूल का रुख करते हैं। क्योंकि अब ये मसला है कि गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेंड हैं, जो बीएड हैं, सारे लोगों ने बीएड किया है। अब गवर्नमेंट स्कूल में इक्का दुक्का ऐसा कहीं पर होगा जिसने अभी तक बीएड नहीं किया, अदरवाइज ऑल 99.99% जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड टीचर्स, वो स्कूलों में अच्छा खासा करते हैं। अब सोसाइटी में जो है एक ट्रेंड सी बन गई है। अब एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कन्फ्यूजन सा है, आज मुझे मौका मिल रहा है ये कन्फ्यूजन दूर करने की। बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में रोल कम हुआ है, दिस इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली अगर हम अपने गाँव की बात करें, जहाँ से मैं और आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और एक मिडिल स्कूल।
उसी गांव में जिस लाइन से मैं जा रहा हूं, सबसे पहले 2 प्राइवेट स्कूल लाइन में, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद मिडिल स्कूल विलगाम, उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम, उसके बाद और एक प्राइवेट स्कूल, उसके बाद न्यू कॉलोनी स्कूल, उसके बाद शाहमाला स्कूल, उसके बाद शाठमाला स्कूल, उसके बाद बाग इस्लाम, उसके बाद मिडिल स्कूल शाहीनपुरा, उसके बाद अमडारपुरा। यू कैन इमेजिन, पॉपुलेशन वही, गांव वही, लेकिन स्कूल एक को कितना 10 गुना बढ़ाया गया। तो एक्चुअली कम नहीं हुई है, इससे फायदा हुआ है। जो बच्चे घर में रहा करते थे, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल, आज की डेट में मैं कहूंगा कि हमारे गांव में आउट ऑफ स्कूल कोई बच्चा है ही नहीं, जहां जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूं। तो दिस एन अचीवमेंट, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द, वी ऑल अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो इतने एफर्ट्स लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए आप कह रहे हैं कि स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा डोर स्टेप पे स्कूल्स बनाए गए हैं, मतलब डोर स्टेप पे एजुकेशन अवेलेबल है। वही अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, वो एरिया में मतलब उनका भी अच्छा तादाद रहता है। वहाँ प्रेफर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ प्रेफर क्यों जाना करते हैं? क्या उनके सिलेबस में और आपके सिलेबस में कुछ फ़र्क रहता है? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट हैज देयर क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शंस कि सिलेबस सेम है। जी। अब असल में ये मैंने पहले बोला है, देखा देखी में उसने प्राइवेट स्कूल में भेजा है। आप वो जब कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है 2 साल 3 साल के बाद, वो सोचता है कि नहीं अब बच्चे वहां से वापस भी आते हैं। मैं ये नॉलेज अवॉइड नहीं कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बच्चे नहीं जाते, लेकिन आप ये देखिए कि जिस लाइन में सिर्फ 3 प्राइवेट स्कूल्स है, उसी लाइन में 15-20 गवर्नमेंट स्कूल्स है। अगर हम वो कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक है। अगर हम रिजल्ट देखेंगे, हमारा एक वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम हुआ करता है, जो परसों आप देखिए इसका रिजल्ट कैसा है, हायर सेकेंडरी का रिजल्ट कैसा है, वो फ्लावरिंग कलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स का। क्वालिटी, हम देखिए क्वालिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं आपसे एक बात शेयर करूं, नो डाउट आई एम पोस्ट इन द प्राइवेट स्कूल, लेकिन जो बच्चे 10th के बच्चे हैं, वेदर दे आर इन द प्राइवेट स्कूल्स और इन द गवर्नमेंट स्कूल, जब इन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, वो सीधा दौड़ लगाते हैं प्राइमरी स्कूल शाहमाला नीलमपति की ओर आते हैं। और मैं ऑफ टाइम में 1 बजे 2 बजे या 3-4 बजे के बाद, कभी कभी, मैं नहीं कहूंगा हर रोज, कभी कभी जब उनका कोई हॉटस्पॉट होता है, वो आते हैं, जैसे कि आप आया करते थे, तो वो आते हैं, वो वहां से तालीम हासिल लेते हैं। तब ये कॉन्सेप्ट था कि अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं मैथमेटिक्स, तो परवेज सर, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो आप मुझे ये बताएं कि आप पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन में रहते हैं, क्या लगता है आपको, उनको किस तरह, कौन सी चीज उनको स्टॉप करते हैं, या उनके माइंड्स में क्या मिथ्स हैं? देखिए, एक्चुअली एक मिथ ऐसी बनी है कि गाँव में, मैं कहूँगा कि या बहुत जगह लोगों पे, उसने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है। मॉर्निंग में निकलता है, गाड़ी दरवाजे पे आती है, हार्न पू हार्न बजाती है, और उसका टाई लगाना है, वो लगाना है, फीस भरना है। उसने बोला जब इसने किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा, देखा देखी में। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब उन्हें फीस ज़्यादा, वहाँ पे फीस भरना होता है, वो एफोर्ड नहीं कर पाते, फिर वो रुख करते हैं कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से। कोविड से पहले कश्मीर के हालात भी ठीक नहीं रहते थे, तो कोविड में मतलब 1 साल करीबन बंद रहे स्कूल्स, किस तरह मतलब आपने ऑनलाइन वगैरह मैनेज किया? लेकिन उससे पहले जो एजुकेशन सेक्टर में कॉल्स की वजह से बंद होता था, या कुछ और, क्या कुछ बदला है? कुछ बदला? देखिए, बहुत कुछ बदला है। पहले ऐसा होता था, स्कूल्स बंद रहते थे, कॉल उधर चलो इधर चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, स्कूल्स महीनों बंद रहते थे, बच्चे स्कूलों से दूर रहते थे। यो मतलब How was that affected? Actually, Affecting parents, ये teachers and students? स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ा, टीचर्स पे भी असर पड़ा, पेरेंट्स पे भी ऑटोमेटिकली असर ही पड़ेगा। जब बच्चे किसी पेरेंट का बच्चा जब स्कूल ही नहीं जाता, वो क्या करेगा? उस एक जनरेशन जो है, एक जनरेशन खत्म हुई है, स्कूलों को चलाया गया था। दैट वाज अ डिजास्टर, वो बदतरीन दौर था। लेकिन वो उस बदतरीन दौर से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकले हैं। मैं कहूँगा उस बदतरीन दौर की वजह से एक वाक़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम, चूँकि मैंने कहा कि हमारी एक फोरम भी है, रहबर तालीम टीचर्स फोरम, हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है कुपवारा की मैं बात करूँ, उसने मुझे बुलाया, बोला कि मच्छल एक सेक्टर है जो दैट इज द लॉस्ट विलेज में कहूँगा, वहाँ पर एक स्कूल है, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रिंग पाइन, आज वो हायर सेकेंडरी है, तब वो हाई स्कूल था। तो वो 2 पहाड़ियों के बीच में है, एक पहाड़ी को बोलते हैं डना, एक को बोलते हैं डकी। डना उस मतलब हमसाया मुल्क जो है वहां की पहाड़ी है, डकी वहां पर फौज हर साइड से, वो तो वहां पे एक स्कूल है। उस स्कूल के बच्चों को साल भर वहां पे टीचर्स नहीं मिले, क्योंकि हड़ताल वगैरह वगैरह, बच्चों का फ्यूचर दाव पे था। लेकिन सीओ साहब ने, डीसी साहब ने, हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जडियो साहिबा ने ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्या करें इस बारे में। तो उन्होंने सोचा कि वॉलंटियर क्यों ना हम कहीं भेजूं। तो इसके साथ में थोड़ा ऐड करूं, जिस स्कीम के जरिए से हम टीचर लगे, तो जहां एक पार्टी है, दूसरा पार्ट में शेयर करूंगा कि नो ट्रांसफर, हमें ट्रांसफर नहीं है, वी आर नॉट ट्रांसफरेबल। कि अभी आपने बोला मैं
2003 से 2026 तक एक ही स्कूल में। ओह। ये तो सरकार का है, बोलते हैं करेंगे, दैट्स अनदर इशू, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँ। उन्हें बोला इनकी ट्रांसफर नहीं तो कैसे करेंगे। उन्होंने बोला कि वॉलंटियरली अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मच्छल जाना पड़ेगा। मैंने सोचा अगर मैं ABC को बोलूं क्या पता वो माने ना माने। मैंने बोला आई एम वॉलंटियर। मैंने अपने आप को वॉलंटियरली रेडी किया और अपने साथ जो मेरे जोनल प्रेसिडेंट से वहाँ हम 15 लोगों की टीम बनी। तो 15 लोगों की टीम बनी, हम यहाँ वहाँ से निकले। तो मच्छल, उस वक्त का मच्छल जो था, गाड़ी वहाँ नहीं जाती थी, रोड खराब थे, इक्के दुक्के गाड़ी, 2-3 दिन के बाद गाड़ी आती थी। और वहाँ मोबाइल का कंसेप्ट नहीं, बेल बजना है तो कंसेप्ट नहीं था। जो ही हम स्कूल में वहाँ पहुंचे कोई नहीं था, स्कूल वाज अनलॉक्ड। तो फिर वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर उस वक्त थे उसने हमारे हाथ में किताबें देखी, बोला आज पहली बार मैं टीचर्स को देख रहा हूँ यहाँ पर, एंड उसने हमारा वेलकम किया। लेकिन मच्छल के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने एक मकान खाली करके रखा हमारे लिए, बोला जो खाना वगैरह वगैरह सब, दैट इज द लवली प्लेस मच्छल आई कैन से। तो फिर हम सुबह, दैट वाज अ थर्सडे, शाम को हम पहुंचे। फ्राइडे हम मस्जिद में गए, वहाँ के इमाम साहब को हमने बोला सरकार ने, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने हम लोगों को भेजा आपके बच्चों के लिए। उन्होंने वहाँ ऐलान कराया। जो ही ऐलान वहाँ पे कराया, सुबह यू वुड बिलीव, सुबह स्कूल में जगह ही नहीं थी, इतने बच्चे आए, सब बच्चों ने ज्वाइन किया स्कूल। और हमने 9 बजे से शुरू किया, 5:30 तक हमने टाइम टेबल ही वहाँ पे चेंज किया। 9 बजे शुरू हम करते थे, 5:30 बजे स्कूल। जब हम वापस जाते थे डेरे पे, आई कैन से डेरा, तो वहां पे जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, यानी कि जो 10th में रिपेयर जिनका आया था, उनको हमने शाम के 8 बजे से रात के 11 बजे तक, फिर जैसे हम कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग मुफ्त में, वो आए, शौक से आए, उनको भी पढ़ाया करते थे। मैं ज्यादा देर हम नहीं रहे, लेकिन 15 दिन हमने वहां गुजारे। और वो बच्चे आज जब हमें मिले, उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो एडजस्ट भी हुए। किसी ने 12th किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, कोई अपॉइंट हुआ है। मैं ये कहूंगा कि टीचर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स अप्रिशिएबल। तो बहुत बदला है। आपके अगर आज हम मसल देखेंगे, उसी मसल में वो स्कूल अब हायर सेकेंडरी है, वहां पे रोबोटिक लैब, उसी मसल में रोबोटिक लैब है, उसी मसल में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड्स भी है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी आप करते हैं, आप बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तिरंगा रैली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो किस तरह के प्रोग्राम्स, मतलब, और स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? गवर, यू वोंट बिलीव, फॉरगेट दिस थिंग। कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं कि दिल्ली में इतनी रैली हुई है। आज जब बेलगाम में तिरंगा रैली हुई ना, बेलगाम क्लस्टर बेलगाम, जिसका हेड है मंजूर अहमद वार साहब और जोनल मंजूर अहमद भट्ट साहब, उनकी क़यादत में जब तिरंगा रैली हुई, सीओ साहब की डायरेक्शन से या डीसी साहब की डायरेक्शन से, तिरंगा रैली डुलीपोरा से शुरू हुई। डुलीपोरा, यू कैन इमेजिन, डुलीपोरा से बेलगाम तक सब के सब स्कूलों के बच्चे हाथ में तिरंगा, और ये जो है तिरंगा रैली, इतनी बड़ी रैली, जोश खरोश बच्चों का, टीचर्स का, सिविल सोसाइटी का, हर जगह पे। ये मैं बेलगाम की बात कर रहा हूँ। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, सबसे बड़ी रैलीज अगर हुआ करती है ना, आप टिटवाल में देखिए, इतना बड़ा झंडा आपने कहीं नहीं देखा होगा, सोचा होगा, जितना टिटवाल टंगडा में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने, वहां पे डिपार्टमेंट ने हमारे झंडा वहां पे तिरंगा लहरा है। वो एज इफ वी वर इन दिल्ली एट दैट टाइम। ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे दूसरे, मतलब, खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं, या वहाँ अपना लोहा मना देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करूंगा कि देखिए, तिरंगा रैली, जैसे कि मैं आप कहूंगा कि मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ ज्यादातर जी, छोटे बच्चों को मैथ पढ़ाना है, इसी के साथ तिरंगा को समझाना है। अब कैसे मैं कोरिलेट करूँ? मैं कहूंगा कि तिरंगा एंड मैथमेटिक्स, मुझे सिखाना है बच्चे को कि रेक्टेंगल, मैं एक शक्ल बनाता हूँ, दिस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारा तिरंगा भी रेक्टेंगल है, उसके में 3 पार्ट्स कर रहे हैं, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो मैं इसको कलर करो, सैफरान कलर, बीच में व्हाइट कलर, नीचे ग्रीन कलर, अब 3 कलर भी आ गए समझ में उसको। उसको 1 कलर 2 कलर, अभी उन्हें पता नहीं हम क्या सीखते हैं। सर में पढ़ा था ये जियोमेट्री। उसके बाद इसके बाद 3/4 या 3/2 इसका जो रेशियो होता है, इसके साथ इसके अंदर व्हाइट कलर में एक पूरा सर्कल, ज्योमेट्री भी आ गई, और मैं इसके जब सर्कल बनाते हैं, इट्स ए कंप्लीट सर्कल। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ इसमें जो लाइन्स डालो, जिसमें स्पोक्स कहते हैं, एज मैनी एज 24, मैं बोलता 24 होना ही चाहिए। बच्चे वो चपटी स्केल लेके, रूलर लेके 24 बनाते हैं। जब वो ऐसा बनाते हैं, बोलते हैं सर ये झंडा बन गया। मैं कहाँ का झंडा बन गया? इंडिया का झंडा बन गया। तो बच्चों को इतना मजा आ रहा है, बोलते सब बच्चे अपनी कॉपी पे झंडे, ज्योमेट्री के साथ साथ वो झंडे को एंजॉय कर रहे हैं, और उनको वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है। कभी किसी बच्चे ने तंग किया, फ्लैग चाहिए हमें? बच्चों ने बहुत ज्यादा तंग किए, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब एक बार दिल्ली आया, तो मैंने वो छोटे छोटे तिरंगे होते हैं ना जी, यहाँ पर लगा दी। जब मैंने 10-12 ले लिए, वहां बच्चे बहुत नाराज हो गए, बोले सर हमारे लिए क्यों नहीं लाए? फिर मैंने मैनेज करना पड़ा, जब मेरा स्टाफ है, हम 2-4 लोग हैं, हम मैनेज करते हैं, सब सारे टीचर्स मैनेज करते हैं, तो बच्चे मतलब दे फील इट वेरी हैप्पी। वो तिरंगा लेके बहुत अच्छा फख्र महसूस करते हैं। आपको ये बताऊंगा कि हर एक बच्चे के जबान पे आज ये नेशनल एंथम, जिसे जन गण मन, हर एक को याद है। अदरवाइज इट वाज अ ड्रीम। स्कूल जब बंद थे तो जन गण मन की बात ही नहीं थी।
आज जब स्कूल बच्चा स्कूल जब आता है ना, ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकलता है जन गण मन अधिनायक, याद है। अब हाल ही में जो वंदे मातरम आपने देखा होगा, हर स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम, हमें राजस्थान से जो आया सीसीआरटी का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। सीसीआरटी इज प्लेइंग ए वेरी गुड रोल इन प्रिजर्विंग द कल्चर ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर। सीसीआरटी में गए और वहां हमें मौका मिला है ये वंदे मातरम सॉन्ग जो उन्होंने हमें सिखाया, वंदे मातरम किस तरीके से सिखाना है, उसके लफ्जों का माने क्या है, कैसे बच्चों तक ये पहुंचाना है, ये ट्रेनिंग भी हमें वहां उन्होंने दे दी है। ओके, ग्रेट। तो इस बार आप मतलब क्या खामियां हैं, हमने प्लस पॉइंट से जिक्र किया, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सरकार है उनको किन चीजों पे वर्क करना चाहिए? देखिए क्या क्या लूप होल्स हैं? देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। डेफिनेटली। अगर हम कहेंगे, देखिए एम्प्लॉयज की पहले बात करेंगे, एम्प्लॉयज का बात करना मैं जरूरी समझता हूँ। एम्प्लॉयज के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना ही करना है, क्योंकि कब तक आप एक फाइल को एक ही टेबल पर रखोगे, आज नहीं तो कल। इफ इट इज नॉट जेन्युइन, टर्न इट डाउन वंस फॉर ऑल। तो फिर ये जहन में नहीं है। रहबर तालीम टीचर की ट्रांसफर करने, क्यों, किस चीज ने आप हैं, मतलब हाँ यस, जिस स्कीम से मैं हूँ, किस चीज ने आपको रोका है? अगर थर्ड टीचर एज ए ग्रेजुएट अपॉइंट हुआ है तो क्यों ट्रांसफर नहीं करते? डेवलप, मैं कहूंगा कुपवारा की बात मैं करूंगा, देयर आर एज मेनी एज 52 हायर सेकेंडरीज। हर हायर सेकेंडरी में फिजिक्स पढ़ाने वाला रहबर तालीम, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला रहबर तालीम, इंग्लिश पढ़ाने वाला रहबर तालीम। उनको इन द नेम ऑफ डिप्लॉयमेंट्स, इन द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन, वी आर प्राउड टू हैव दिस कोटा इन आवर पिंडारा बुक्स। आई कैन से हमारे पास ये है, हम हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वी एश्योर, हम यकीन रखते हैं इस प्लेटफॉर्म से आवाज जाएगी कि अगर रहबर तालीम है उसको ट्रांसफर करना है। फीमेल टीचर का, टंगडार की बेटी की शादी खुमरेल में हुई है, खुमरेल की बेटी की शादी बिलगांव में हुई है, तो उसको कितना सफर करना पड़ा, फैमिली डिस्टर्ब है, इट्स अ ह्यूमन इशू, इसको देखना पड़ेगा। ये चीज जब टीचर एक मेंटली सेटिस्फाई है, ऑटोमेटिकली वो स्कूल में भी एक अच्छा खासा अपना बेस्ट देगा। इसके साथ साथ और भी करने की जरूरत है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में हमने ये जो स्मार्ट क्लासेस है, ये हर एक स्कूल में होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी है, किस स्कूल को ये स्मार्ट क्लासेस या स्मार्ट बोर्ड्स दिए जाते हैं? मतलब देखिए जो नहीं कोई कैटेगरी नहीं, जो कई स्कूल्स में ऑलमोस्ट, जो अगर हम देखेंगे जो डीडीसी बीडीसी सरपंच हुआ करते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से भी, जैसे कि हाई स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी से, उनमें भी ज्यादा है। मिडिल स्कूल्स में भी कहीं मिडिल स्कूल्स में भी मिला है, लेकिन सारे मिडिल स्कूल्स को कितना जरूरी है स्मार्ट, बहुत जरूरी है। जब अगर आप बच्चे को, आज आप बोल रहे हैं, देखिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे आप दिल्ली के बच्चे को कुपवारा के बच्चे से जोड़ पाएंगे? क्योंकि आपने देखा कुपवारा में कुपवारा से फर्टाइल लैंड, वहां से हर साल कोई ना कोई जो टैलेंट जो है, मैं बार बार ये कहूंगा, आई एम प्राउड टू सी वन ऑफ माय स्टूडेंट जो बिलगाम बागी इस्लाम का रहने वाला, और आज दिल्ली की इस बड़े स्टूडियो में इंटरव्यू ले रहा है लोगों का, इट्स एन अचीवमेंट। वहां से उस बच्चे को दिल्ली के बच्चे से कनेक्ट करना कैसे करेंगे? अगर उसको स्मार्ट बोर्ड आप नहीं देंगे तो फिर कैसे कनेक्ट होगा? मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा कि ये एक ट्रेंड बन गई वहां पे। बच्चा जो है 10th में जब वो मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लाता है, जब वो 11th में जाता है, मैथमेटिक्स से डर है, मैथमेटिक्स से भागता है। मैथमेटिक्स पे काम करने की जरूरत है। अगर हमने अपने बच्चे को बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे से जोड़ना है तो उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना ही करना है। अब कैसे करेंगे? फरिश्ते तो नहीं आएंगे, कोई दाएं बाएं नहीं आएगा, हम ही को स्ट्रांग करना है। तो इस सिलसिले में मेरी ये सजेशन में कहूंगा कि जो प्राइमरी क्लासेस है, प्राइमरी क्लासेस और मिडिल स्कूल्स में मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना लाजमी है। मैं ये इसका दोष 10th और 11th में नहीं दूंगा। मैं, अगर बच्चे का बेस ठीक नहीं है तो इमारत कितनी भी ऊंची हो जाए तो उसको गिरने का खतरा ही खतरा है। बेस स्ट्रांग है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स, उसमें जो मैथमेटिक्स के वर्कशॉप्स होने चाहिए। 30 साल का आपका तजुर्बा है और मैं जानना चाहूँगा, ये जो मार्क्स स्टूडेंट्स 10वीं जमात में लाते हैं, फिर उसी की बुनियाद पे उनको सब्जेक्ट्स चूज, पेरेंट्स कहते हैं कि आप मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, तो आपके मुताबिक कितना अहमियत रखता है एक्चुअली और स्टूडेंट और पेरेंट्स में, इसमें क्या इट इज जस्ट अ नंबर गेम। एक्चुअली जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है, अगर आपने 100 मार्क्स नहीं लाए हैं तो आपको ऐसा किया जाएगा। उसने 98 मार्क्स लाए, आपने 97 ही क्यों लाए? उसको एनकरेज नहीं करता। असल में ये चीज नहीं है, मार्क्स जो है इसके पीछे हम नहीं, एक्सलेंस के पीछे दौड़ना है। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चे को, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरे जो बच्चे हैं, मैंने उनको कहा कि आई डोंट केयर फॉर योर मार्क्स, मैं ये देखूंगा कि आपने कितना समझा है, कितना सीखा, क्या आपको समझ आ रहा है। मैं अपनी बात कहूंगा, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम मैट्रिक्स में 33, 35, 40, 50 से आगे कोई नहीं जाता था। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द गेम। अगर कोई बच्चा अगर किसी को 100 में से 100 मार्क्स लाता है, जब आपने बच्चे को 100 में 100 मार्क्स दिया इंग्लिश में, दैट मीन्स ही हैज क्रॉस्ड द लेवल,
उसके आगे वो क्या करेगा? वो बोल रहा है कि अब मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश, लेकिन जब वो आगे जाता है वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो ट्वेल्थ के बाद कहीं जा नहीं पाता, क्योंकि हमने उस देखिए सर, हमने क्या किया है, बच्चे को स्कूल में डाला है, तो इसमें आप बुरा ना मानिए, कोई बुरा ना मानिए, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में उनको क्या करना है, कोई फ्रीडम नहीं है, बच्चे को बोलने की बात नहीं है, ये है असाइनमेंट, ये इतना सारा असाइनमेंट करके लाना है, बिल्कुल। ये जो है ये काम कल करना है, इतना पैसा कल फीस भरना है, यूनिफॉर्म इतनी चेंज करनी है, कल आपको स्पीच देनी है, ये टॉपिक ये होगा। तो उसकी हमने सुनी नहीं कभी, उसकी क्रिएटिविटी को हमने किल किया। मैं ये कहूंगा कि नाउअडेज मैक्सिमम मैं कहूंगा कि टीचर्स आर सेड टू बी द किलर्स ऑफ क्रिएटिविटी आल्सो। अगर हम इस पे काम ना करेंगे, हमने बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म क्यों किए? जब बच्चा, उसको हमने बोल ही नहीं दिया, जब वो 10th पास होता है ना, उसके हाथ में डिग्री होती है 99.99 मार्क्स, लेकिन जब उसको आप बोलोगे अब स्टूडियो में आ जाओ, स्टूडियो की दूर की बात है, कहीं और उसको बोलो किसी महफिल में बात करो, वो बात ही नहीं कर पाता है। हमने उसको गला घोंट दिया ना पहले, उसको मार्केट के साथ साथ स्किल भी डेवलप। हाँ, यस, यू आर बीइंग पेड बाय योर स्किल। अब मार्केट स्किल ही डिमांड करता है। यस। पर साहब एक आखिरी मतलब सवाल, क्योंकि हमारे पास अब वक्त जो है तो स्लॉट शायद फुल हो रहा है, तो आप हमें बताएं कि अब टीचर और स्टूडेंट का जो वो एक गैप रहता था, जो वो इज्जत का वो था, अब कहीं कम लग रहा है। तो शायर ने कहा है कि कभी उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता अलहदा था, मिलती थी कभी उस्ताद को जो इज्जत वो अब नहीं मिलती। देखिए सर, someone has rightly said, in Rome do as Romans do. This is एक्चुअली जो आज का माहौल है, हमें इस माहौल में एडजस्ट होना है। अगर हम पुरानी रीति रिवाज को लेके ये चाहेंगे कि नहीं अब वही डंडा लेके हम आएंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे, तो दैट मीन्स वी आर नॉट फिट इन दिस सोसाइटी। आज का बच्चा इट इज जेन ज़ी, इट इज नॉट मैं नहीं हूँ जब मैं बच्चा था, ये आज का है, इट इज मॉडर्न एज का बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है, इसके हाथ में ये चैट जीपीटी है इसके हाथ में। इसके साथ असल में यह है, इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर कमिटमेंट, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर प्रोफेशन, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं आपकी इज्जत ना हो जाए। अगर मैं क्लास में गया और मैं प्रिपेयर नहीं था, मैंने बच्चे को वो नहीं दिया, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चे को होती है क्लास में, क्योंकि उसने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होता है घर में। अब देखिए मुझे कितना, एक तो मुझे चैट जीपीटी देखना है, बुक भी देखने, और बच्चे के माइंड को भी मुझे ये रीड करना है ना, तब जाके टेक इट। मैं कहूँगा कि याद रखिएगा, टीचर की इज्जत थी, है, रहेगी। कितना भी माहौल बदलेगा, कितने भी पॉलिसीज आ जाएंगे, तब तक इज्जत रहेगी जब तक आप अपने पेशे के साथ ईमानदारी के साथ काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे शेख परवेज, जिन्हें 30 साल का एजुकेशन डिपार्टमेंट में तजुर्बा है और कश्मीर के कुपवारा इलाके से आते हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे अगर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला, आपका दिल्ली आना हुआ तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।